नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। काव्या मिश्रा, सारंगढ़ जिले की आईपीएस अधिकारी। काव्या मिश्रा, जिसके नाम से ही पूरा पुलिस प्रशासन कांप उठता था, इसलिए क्योंकि काव्या मिश्रा अपने पद का दुरुपयोग नहीं करती थी। वह एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते किसी भी अपराधी को यूं ही नहीं छोड़ती थी जब तक उसके अपराध के तह तक नहीं चली जाती थी, उसका पीछा नहीं छोड़ती थी और पीड़ित को न्याय नहीं दिला देती थी। वह चैन से नहीं बैठती थी, इसीलिए उसका एक अलग ही रुतबा था। लेकिन वह मन ही मन सोचती, ना जाने दादाजी को आनंद जैसे गंवार फटीचर में ऐसा क्या दिखा जो मेरी शादी जबरदस्ती उससे करवा दी। लेकिन क्या आनंद वास्तव में एक गंवार फटीचर ही है या कुछ और? क्या उसकी सच्चाई जानकर काव्या बदल जाएगी? और काव्या के दादाजी ने उसकी शादी आनंद के साथ जबरदस्ती क्यों करवाई? तो चलिए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। काव्या और आनंद दोनों शादी के मंडप में बैठे थे। बीच में हवन कुंड की आग धधक रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और बाराती और घराती लोग आसपास खड़े होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे देखो रे, इस गंवार देहाती का तो लॉटरी लग गया। इतने बड़े पोस्ट पर तैनात तेज तर्रार पत्नी, अच्छा खासा रुपया कमाने वाली पत्नी जो मिल रही है इसको। तो दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे भाई, किस्मत का खेल है ना जाने काव्या बिटिया के दादाजी को इसमें ऐसा क्या दिख गया जो इसी के साथ शादी करने के लिए जिद कर बैठे। इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि दुल्हन को सिंदूर लगाना कहाँ है, कहीं पंडित जी के माथे पर ही न लगा दे। और दोनों मुंह दबाकर हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर उनके आसपास के लोग भी अपनी हंसी दबाते हुए हंसने लगे। लेकिन इन सब बातों से बेखबर आनंद अपनी ही दुनिया में मस्त पंडित जी के कहे अनुसार सारी रस्में करने में व्यस्त था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जिसे लोग उसकी बेवकूफ़ी समझते थे। आनंद न ही ज़्यादा किसी से बोलता था, न किसी से पंगे लेता था। वह ज़्यादातर शांत ही रहता था। उसके इस सीधेपन को लोगों ने मूर्ख नामर्द नाम दे दिया था। शादी की रस्मों के दौरान काव्या ने लोगों की फुसफुसाहट सुन ली थी कि आनंद कितना मूर्ख है। वैसे तो वह पहले से ही उसे पसंद नहीं था। अब लोगों की बातों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब तो काव्या के मन में आनंद के लिए न ही प्यार था न ही इज्जत। वह उससे चिढ़ने लगी थी। वह बात बात पर उसे कहती, काहे का मर्द है बे, नामर्द कहीं का। तेरी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शादी के बाद काव्या आनंद के घर न जाकर आनंद को ही अपने घर का घर जमाई बनाकर रख लिया। लेकिन काव्या का व्यवहार आनंद के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। उसके दादाजी सेठ बाजीराव जी काव्या का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर मन ही मन आनंद के लिए दुखी होते। उन्होंने काव्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। जब तक दादाजी स्वस्थ थे उन्होंने काव्या को आनंद के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जब वे एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आनंद दिन रात उनकी सेवा में व्यस्त रहता और अपनी क्लर्क की ड्यूटी भी पूरी करता रहता। लेकिन जब डॉक्टर ने सेठ बाजीराव का अंतिम समय नज़दीक है ऐसा कह दिया तो रोते बिलखते काव्या अपने दादाजी से मिलने अस्पताल में आई और वह उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे माँ बाप को तो मैंने खो दिया, लेकिन आपको मैं नहीं खो सकती। तब दादाजी ने कहा, काव्या बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैंने तेरी शादी आनंद के साथ इसलिए करवाया क्योंकि वह एक बहुत ही सुलझा हुआ, ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। और तू आज जीवित है वो आनंद की वजह से ही जीवित है, क्योंकि वह तेरे मम्मी पापा और तू जिस कार से शहर से वापस अपने घर आ रहे थे, अचानक बाढ़ आ जाने के कारण नदी में तेरे मम्मी पापा बह गए। लेकिन आनंद ने ही तेरी जान अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई थी। उस वक्त वहाँ पूरी पुलिस फोर्स के साथ साथ बहुत सारे लोग भी थे और मैं भी था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी
कि उस उफनती नदी में कूदकर तुझे बचा लेता, लेकिन शुक्र मानो आनंद के साहस का, जिसने एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचा और तुझे बचाने के लिए उस उफनती नदी में कूद गया और पलक झपकते ही तुझे बाहर निकाल लिया। इतना कहने के बाद भी वह इस अफसोस में मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि उसने तेरे मम्मी पापा को नहीं बचा पाया, जबकि वो दोनों किसी को नज़र ही नहीं आए। न जाने वो दोनों कितनी गहराई में डूब गए। और आत्मग्लानि के साथ अफसोस जताते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप आनंद चला गया। लेकिन मैंने उसका पूरा पता लगाया कि वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है, तो पता चला उसकी एक बीमार माँ थी। वह प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था, लेकिन माँ की बीमारी और गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। आनंद की सच्चाई जानकर काव्या के मन में उसके प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता उमड़ी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वह उसे पूरी तरह से अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसका मानना था कि उसे पैसे देकर या कुछ मदद करके भी तो एहसान चुकाया जा सकता था ना। लेकिन एक दिन उसके दादाजी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में आए उसके एक रिश्तेदार ने उसे बताया कि जिस व्यापारी के लड़के से वह शादी करने वाली थी, वास्तव में वह सेठ बाजीराव का दुश्मन था, जो काव्या को बर्बाद कर देना चाहता था। जिसके लड़के से आनंद ने काव्या के जानकारी के बिना उसे कई बार बचाया है, वरना वह लड़का काव्या को सरेआम बदनाम कर देने वाला था। अब काव्या आनंद के बारे में थोड़ी नरम दिल हो गई थी, लेकिन वक्त आने पर वह ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी। कहते हैं ना दोस्तों, जो चीज़ जिसके पास होती है उसे उस चीज़ की कद्र नहीं होती। वही हाल काव्या का भी था। वह समय समय पर उसे ताने मार ही देती, कहती, काहे का मर्द है बे नामर्द कहीं का, तेरी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वह खामोश होकर सुन लेता, परंतु उसे पलटकर कभी जवाब नहीं देता था। उसने न तो अपनी क्लर्क की जॉब को छोड़ा, न अपने पति होने के फर्ज से पीछे हटा। एक दिन जिला के पुलिस कर्मियों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम किया जा रहा था। सभी अधिकारियों के बीच बैठी थी आईपीएस साहिबा काव्या मिश्रा, साफ सुथरी वर्दी में, कंधों पर चमकते सितारे और चेहरे पर आधिकारिक तेज। काव्या ही उस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु थी। कार्यक्रम खत्म हुआ तो मीडिया ने उसे घेर लिया। तभी एक पत्रकार ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मैम, आपके पति भी इसी शहर में रहते हैं क्या? काव्या ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं नहीं, उनका अपना खुद का बिजनेस है। वे दूसरे शहर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से उनका यहाँ आना बहुत कम होता है। कैमरे बंद हुए और मीडिया अपना काम करके आगे बढ़ गई, परंतु हॉल के पिछले दरवाजे से एक आदमी चुपचाप सामने निकल आया। सादा सा शर्ट पहने, हाथ में पुरानी सी फाइल लिए, लेकिन चेहरे में कोई भाव नहीं। वह कोई और नहीं बल्कि काव्या का पति आनंद मिश्रा था। वही शहर, वही जिला, बस पहचान छुपी हुई थी। आनंद उसी जिले के कलेक्ट्रेट में क्लर्क था। सुबह से शाम तक फाइलें उठाना, नोटिंग करना, वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाना और भी छोटे मोटे काम, यही उसकी दिनचर्या थी। कोई नहीं जानता था कि वह उसी जिले की जानी मानी आईपीएस अधिकारी काव्या मिश्रा का पति है, और वह भी चाहता था कि कोई न जाने। शाम को जब वह घर पहुंचा, काव्या पहले ही घर पहुंच चुकी थी। वह पहले से ही सोफे पर बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, काहे का मर्द है बे नामर्द कहीं का, आज फिर तू कार्यक्रम में आ गया? तुझे कौन सी जरूरत पड़ गई थी वहां आने की? आनंद ने उसकी तरफ शांत भाव से देखा। तभी काव्या को अपने दादाजी की कही बात याद आ गई। उन्होंने उससे वादा लिया था कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद वह इस प्रकार के शब्द आनंद को कभी न बोले, और काव्या ने उनसे वादा भी किया था। उसे याद आते ही वह थोड़ी नरम पड़ गई और बोली, अगर तुम वहाँ नहीं जाते तो क्या हो जाता आनंद? आनंद मुंह खोलते खोलते रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, देखो आनंद, मैंने मीडिया से कह दिया है कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर गलती से भी किसी को पता चले कि तुम एक मामूली से क्लर्क हो। लोग बातें बनाते हैं यार।
आनंद थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, काव्या, सच छुपाने से बदल तो नहीं जाएगा ना? तब काव्या आग बबूला होते हुए बोली, सच नहीं बदल सकता, लेकिन अपना इमेज बचाने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा ना। मेरी पोस्टिंग, मेरी प्रतिष्ठा, सब दांव पर लग जाएगा। उस रात दोनों में लंबी खामोशी बनी रही। आनंद काव्या की बातों से बहुत उदास था। वह खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी को देख रहा था। उसे याद आया, शादी से पहले पिता की अचानक मृत्यु हो गई। माँ की बीमारी के चलते सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने की प्रबल इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाया। फिर शादी हो गई, लेकिन जब काव्या आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तब उसके दादाजी ने कहा था, बेटा, तुम दोनों मिलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना। परंतु आज आज वह अपने ही शहर में अनजान बनकर जी रहा था। अगले दिन कलेक्ट्रेट में उस कार्यक्रम की ही चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे, सुना है काव्या मैम के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी पैसा है उनके पास। उनके दादाजी तो सेठ साहूकार थे, उन्होंने भी मैम के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी होगी। आनंद वहीं बैठा फाइलों में नोटिंग कर रहा था। उसने उनकी बातें सुनकर अपना सिर तक नहीं उठाया, लेकिन उसी पल उसने एक दृढ़ फैसला ले लिया था। अगर दुनिया उसे झूठी पहचान से जानती है, तो एक दिन वह अपनी ऐसी असली पहचान बनाएगा जिसे छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं थे। हर दिन उसे सामान्य लगते थे, लेकिन आनंद के अंदर ही अंदर कुछ तो था जो लगातार बदल रहा था। सुबह के समय वह समय पर कलेक्ट्रेट पहुंचता। पुरानी लकड़ी की मेज, लोहे की अलमारी, ऊपर घूमता पुराना सा पंखा, वही रोज का दृश्य था। उसकी टेबल पर फाइलें ढेर लगाकर रख दी जाती थी। मिश्रा जी, ये नोटिंग आज ही चाहिए, साहब साइन के इंतजार में हैं। वह सबकी बातें सुनता, लेकिन शांत रहकर काम करता रहता। दोपहर के समय कैंटीन में चाय के दौरान फिर से वही चर्चा चली। यार, सुना है मैडम के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सुना है उनकी दूसरे शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा, काश हम भी ऐसे ही होते, यहाँ फाइलें घसीटने की जगह करोड़ों का बिजनेस होता। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। आनंद वहीं बैठा उनकी बातें सुन रहा था। कप में रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। उनके कहे हर एक शब्द आनंद की छाती में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, झूठी पहचान का बोझ और असली पहचान की अनदेखी अब और नहीं सहा जाता। शाम को थका हारा घर पहुंचा तो काव्या सोफे में बैठी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो शहर से बाहर ही रहते हैं, बिजनेस बहुत बड़ा है ना, इसलिए यहाँ बहुत कम आते हैं, वह हंस हंस कर बता रही थी। आनंद उसकी बातें सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गया। काव्या के फोन रखते ही उसने पूछा, काव्या, ऐसा कब तक चलेगा? काव्या ने सीधे व्यंग्य बाण उस पर छोड़ते हुए कहा, जब तक जरूरत है तब तक। आनंद ने शांत लेकिन ठहरे हुए शब्दों में कहा, और अगर किसी दिन सच सबके सामने आ गया तो? काव्या घुड़कते हुए बोली, तो उससे पहले तू खुद को उस लायक बना ले नालायक, ताकि मुझे और ज़्यादा झूठ बोलना न पड़े। उसके ये शब्द आनंद के लिए आज साधारण नहीं लग रहे थे। उसे ताने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगे। उसे रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसने अलमारी में रखी अपनी पुरानी किताबें फिर से निकाली। उसने भी कभी कॉलेज के दिनों में सिविल सर्विसेज की तैयारी का सपना देखा था, लेकिन उन दिनों हालात के हाथों इतना मजबूर हो गया कि उसकी पढ़ाई में तीव्र इच्छा होते हुए भी अपनी पढ़ाई बीच में उसे रोकनी पड़ी, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी उसने माँ की तबीयत को समझा और उनका इलाज करवाते हुए अपना सब कुछ हार गया, माँ और पढ़ाई दोनों। और उसका सपना किसी कोने में दब कर रह गया। उसने उसी समय एक फॉर्म डाउनलोड किया, संघ लोक सेवा आयोग। उस समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, धड़कन भी तेज हो गई, लेकिन उसने लंबी सांस लिया और फिर से अपने आप को ढूंढने की कोशिश किया। उसने अपनी उम्र की गणना किया। उम्र अभी भी सीमा के अंदर था। मौका आखिरी तो नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। अगले ही दिन से उसकी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव हो गया। सुबह नौकरी पर जाना, शाम को घर वापस लौट कर आना
और रोज की तरह सामान्य व्यवहार ही करना। परंतु रात में जब पूरा शहर सो जाता तब उसकी नई सुबह होती। वह उस समय पढ़ने बैठता। इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था। धीरे धीरे पुराना सपना फिर से जागने लगा। लेकिन इसके बारे में काव्या को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। उसे सिर्फ इतना दिखता था, आनंद अब पहले से और भी ज्यादा शांत हो गया है। वह उससे जितना बात करती उसका जवाब हाँ या नहीं में ही जवाब देता। जब एक शाम उसने पूछा, आनंद आजकल तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? आनंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ सोच रहा हूँ। उसने कहा, क्या? आनंद बोला, भविष्य के बारे में। काव्या ने फिर से व्यंग्य भरे बाण छोड़े। उम्मीद है इस बार सिर्फ सोचोगे ही नहीं, कुछ करके दिखाओगे। आनंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, 4 साल, बस 4 साल खुद को दूंगा। अगर हार गया तो हमेशा के लिए चुप रहूंगा, और जीत गया तो पहचान छुपानी नहीं पड़ेगी। उसे नहीं पता था सिविल सर्विसेज की यात्रा कितनी कठिन होने वाली है, या एक दिन वही तिरस्कृत, छुपा, दुबक कर बैठा इंसान उसी जिले के आईपीएस अधिकारी के सामने उससे बड़ा अधिकारी के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी। अब आनंद की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन के समय वह वही साधारण सा क्लर्क होता, फाइलों में डूबा हुआ, सबके आदेशों का पालन कर रहा होता, मूक कर्मचारी। और रात में वह एक तेजस्वी योद्धा होता। घड़ी में जब रात के 11 बजते पूरा घर और शहर शांत हो जाता, काव्या अपने कमरे में निश्चिंत सो जाती। तब आनंद धीरे से उठकर टेबल लैंप जलाता, किताबें खोलता, नोट्स बनाता। कॉपी के पन्नों पर शब्द ऐसे दौड़ते जैसे स्पोर्ट्स कार सपाट सड़कों पर दौड़ती है। कभी कभी उसे थकान इतनी ज़्यादा हो जाती कि न चाहते हुए भी उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती। लेकिन फिर से उसे काव्या के वो शब्द याद आते, काहे का मर्द है बे। फिर उसे याद आता, उम्मीद है इस बार भविष्य के बारे में सोचकर नालायक नहीं लायक बनोगे। और फिर वह नए जोश के साथ सीधा बैठ जाता। पहली परीक्षा प्रीलिम्स उसने चुपचाप ही दिया। काव्या को बता दिया कि ऑफिस के काम से उसे बाहर जाना है। काव्या भी उसका कोई खास ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एग्जाम हॉल में बैठते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उंगलियां पसीने से भीग रही थी, पेन फिसल रहा था, क्योंकि कई सालों के बाद वह उस कुर्सी पर बैठा था जिसके बारे में कभी उसने सपना देखा था। इसलिए उसके साथ डर और सपना दोनों ही थे। पेपर कठिन था, लेकिन उसने खाली नहीं छोड़ा, सब किया जो उसे याद था। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। रोल नंबर सूची में था। वह बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने किसी से उस बारे में कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन खुश हुआ। अब असली परीक्षा देने की बारी थी, मेंस की। वह मेंस की तैयारी में जुट गया। मेंस की तैयारी और भी ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण था। दिन भर नौकरी करना और रात में तन मन से पढ़ाई करना। अब उसकी नींद कम और जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उधर काव्या दिन ब दिन अपना नाम और रुतबा से फेमस हो रही थी। अखबारों में उसकी फोटो लगभग रोज ही छपने लगी थी। तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर और सख्त कार्यवाही के लिए वह लोगों के दिलों में राज करने लगी थी। एक शाम उसके घर पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए। बातों ही बातों में एक ऑफिसर ने पूछा, मैम आपके पति आजकल रहते कहाँ हैं? काव्या ने सहज भाव से फिर से वही दोहराया, वो अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त रहते हैं। उसी समय आनंद किचन से चाय का ट्रे लेकर निकला। एक अधिकारी ने कहा, अरे ये तो है आपके पति। काव्या एक पल के लिए हड़बड़ा गई, फिर बोली, हाँ बस कुछ दिनों के लिए आए हैं। आनंद ने उनकी सारी बातें सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके जाते ही काव्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वो शब्द कह दिए जो उसे बहुत चोट पहुंचाते थे। उसने फिर से वही ताने रिपीट किए, काहे का मर्द है बे, तुझे अपनी ना सही मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। उनके सामने बाहर क्यों आया? किचन में ही किसी कोने में दुबक कर क्यों बैठकर नहीं रहा? उस रात उसने पहली बार अपने आप को कई देर तक आईने में देखा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या सचमुच मैं इतना निम्न स्तर का हूँ जिसे समय समय पर अपनी पहचान छुपानी पड़ती है? उसने मन ही मन ठान लिया था कि मुझे
अपने स्तर को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, अपने इज्जत को ऊंचे स्तर पर लाना पड़ेगा। समय बीता और मेंस परीक्षा के दिन पास आए। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, 2 घंटे पढ़ाई करता, तब काव्या उठती। मेंस परीक्षा देने के लिए छुट्टी चाहिए थी, जो आसानी से नहीं मिलती थी। उसने बीमारी का बहाना बनाया, क्योंकि वह नींद पूरी न होने की वजह से बीमार ही लगता था। इसलिए थोड़ी मशक्कत के बाद छुट्टी मिल गई। काव्या को जरूरी काम का बहाना बताकर चला गया। काव्या ने भी उसके रहने न रहने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। परीक्षा हॉल में बैठा तो लगा 4 साल की आग अब एक एक करके शब्द बनकर उतर रही है। हर स्तर में उसका इमोशनल भरा हुआ संघर्ष था। हर पन्ने पर उसका आत्मसम्मान लिखा जा रहा था। परीक्षा खत्म हुई, अब केवल रिजल्ट का इंतजार था। धीरे धीरे काव्या को शक होने लगा। उसने आनंद से एक दिन कहा, तुम इन दिनों ऑफिस बहुत कम जा रहे हो, क्या बात है आनंद? आनंद ने सपाट शब्दों में उत्तर दिया, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। काव्या ने उसकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसकी बात को यूं ही हल्के में लेते हुए कहा, इलाज करवा लेना। आनंद ने कुछ नहीं कहा। अब कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आनंद मिश्रा पास हो चुका था। अब वह आत्मविश्वास से भर गया था। कुछ महीनों बाद इंटरव्यू कॉल आया। उसने वह पत्र हाथ में लिया और एकटक बहुत देर तक उसे देखता रहा। यह उसकी मंजिल की आखिरी सीढ़ी थी, जिसे उसे पार करना था। उसी रात काव्या ने आनंद से फिर से कहा, आनंद, मैं कभी कभी सोचती हूँ, काश तुम अपने स्तर से थोड़ा ऊपर उठ पाते और थोड़ा महत्वाकांक्षी होते, तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। आनंद ने केवल हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन कहा, किसी की चुप्पी भी कभी कभी काफ़ी खतरनाक होती है काव्या। आनंद ने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने ही वाले महीने में एक लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट पर जो नाम लिखा होगा सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरे जिले की दिशा भी बदल देगा। रिजल्ट वाले दिन आनंद ऑफिस में ही था। कलेक्ट्रेट के कंप्यूटर रूम में भीड़ लगी थी। यूपीएससी की अंतिम सूची जारी हो चुकी थी। कोई जोर जोर से चिल्लाया, अरे देखो, इस बार राज्य से इतने लोग निकले हैं। आनंद पीछे खड़ा था। भीड़ धीरे धीरे कम हुई तो वह चुपचाप स्क्रीन के पास आ गया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। उसने अपना रोल नंबर टाइप किया। सूची खुली। कुछ सेकंड के बाद उसकी नज़र एक जगह ठहर गई। नाम आनंद मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस। उसने स्क्रीन को दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा। वह बार बार देखता रहा, लेकिन चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई उछाल नहीं था, खुशी का कोई शोर नहीं था। बस एक गहरी सांस और चेहरे पर आत्मविश्वास का ठहराव। 4 साल की रातें, अनगिनत ताने, सब एक पल में आंखों के सामने घूम गए। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपनी सीट पर वापस लौट आया। शाम तक किसी को कुछ भी पता नहीं था। 2 दिनों बाद उसके पास प्रशिक्षण के लिए आधिकारिक पत्र आया। लिफाफे में लाल मुहर लगी हुई थी। उसने चुपचाप पढ़ा। उस पर लिखा था रिपोर्टिंग टाइम, तारीख और जगह का नाम, जो कि उसका अपना ही जिला था। उस रात उसने निर्णय लिया कि अगले ही दिन वह ऑफिस में इस्तीफा दे देगा। जब उसने अपना इस्तीफा दिया तो उसके सहकर्मी हैरान हो गए। अरे मिश्रा जी, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तुमको तो प्रमोशन मिलने वाला था। अचानक ऐसी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? कहीं दूसरी जगह इससे बड़ी नौकरी लग गई है क्या? आनंद ने मुस्कुरा दिया और कहा, बस ऐसे ही, थोड़ा घूमने का मन है, जिंदगी के मजे लेने हैं। उसकी ऐसी अटपटी सी बातें सुनकर सब दंग रह गए। कई ने तो उसे ताने मारकर उसकी हंसी भी उड़ाई। लगता है ये पागल हो गया है, जो सरकारी नौकरी को छोड़कर घूमने फिरने जा रहा है। आनंद जैसे ही घर पहुंचा, काव्या ने कहा, आनंद, मैंने सुना तुमने नौकरी छोड़ दी। काव्या की आवाज़ सख्त थी। आनंद ने कहा, हाँ, और आगे कुछ नहीं कहा। काव्या ने चिढ़ते हुए कहा, मैं जान सकती हूँ जनाब ने क्यों छोड़ी नौकरी? आनंद ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही, सोचा थोड़ा बाहर जाकर कुछ अच्छा सोचा जाए। काव्या का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने कहा, एक मामूली सी क्लर्क की स्थायी नौकरी थी, उसे भी छोड़ दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अब क्या करोगे? फिर से घर पर बैठकर आराम फरमाओगे, निकम्मे, नाकारा की तरह?
काव्या के हर शब्द आनंद की छाती को चीर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काव्या ने फिर कहा, लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी कि मेरे नालायक बिजनेसमैन पति अब बेरोजगार ही नहीं बल्कि नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। आनंद ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह जानता था अभी भी सच बताने का सही समय नहीं आया है। काव्या ने कहा, ठीक है, तुमको जो करना है, जैसा करना है करो, लेकिन बाद में मत कहना कि मुझे सपोर्ट नहीं करती। उस रात काव्या के सो जाने के बाद आनंद ने अपना बैग पैक किया। जैसे ही वह सुबह जाने लगा, काव्या जाग गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ये मेरा आखिरी सवाल है आनंद। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस खुद को ढूंढने जा रहा हूँ। और उससे बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। काव्या उसे जाते हुए देखती रही। कुछ महीनों बाद जिले में खबर फैल गई कि नए जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था। लोगों को सिर्फ इतना पता चला था कि वह अधिकारी युवा है। जिले में प्रशासनिक बैठक बुलाई गई। पुलिस विभाग सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। आईपीएस काव्या मिश्रा भी सामने की लाइन में बैठी थी। दरवाजा खुला। सफ़ेद शर्ट, फॉर्मल पैंट, चमकते जूते और ऊपर ब्लेजर पहने हुए एक आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ एक युवा अधिकारी ने प्रवेश किया। मुख्य सचिव ने घोषणा की, आप सबके नए जिला मजिस्ट्रेट श्री आनंद मिश्रा जी हमारे बीच आ चुके हैं। आनंद को देखकर काव्या का दिल जैसे एक पल को रुक सा गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मंच पर खड़ा व्यक्ति, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। सबके बीच आनंद खड़ा था, लेकिन अब वह क्लर्क नहीं था, वह जिला मजिस्ट्रेट था। उसके स्वागत में पूरा हॉल खड़ा हो गया। काव्या भी खड़ी हो गई। उसके हाथ अपने आप सैल्यूट की मुद्रा में उठ गए। आनंद की नज़रें कुछ पल के लिए उससे मिली, लेकिन अब उसके प्रति कोई गुस्सा का भाव नहीं था, ना कोई ताना, बस केवल गरिमा के भाव काव्या के मन में उभर आए। उसी क्षण 4 साल का इंतजार आनंद के मन में आते जाते रहे। आनंद अब अपने पूरे जिले के सामने अपनी पहचान बना चुका था। मीटिंग हॉल में सन्नाटा था, क्योंकि सभी लोग नए जिला मजिस्ट्रेट को सुनने के लिए दिल थामे बैठे थे। तभी नए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उभरे आनंद मिश्रा ने बोलना शुरू किया। वह पहली बार अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। आवाज़ वही थी, शांत, स्थिर, ठहराव से परिपूर्ण, लेकिन आज उसमें अधिकार था। उसने कहा, जिले में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, मैं काम में पारदर्शिता और अनुशासन चाहता हूँ। काव्या आईपीएस अधिकारी के रूप में सामने ही बैठी थी। उसने कई बैठक अटेंड किए थे, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत ही अलग थी। आज मंच पर